नमस्कार। लेक्चर 12 लेक्चर 12 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम 50 कमेंट टाइप सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आज। बेटे मैं जैसा आपके लिए 50 कमेंट टाइप और शॉर्ट नोट टाइप और डिफरेंस बिटवीन की कसम खा चुका हूं कि मैं पूरा कंप्लीट करूंगा और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि आप ये लेक्चर जरूर देखें और लोगों के साथ शेयर करें। बेटे टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं समय हूं, मैं कभी रुकता नहीं। बेटे समय किसी की इंतजार नहीं करता, तो फिर हम क्यों समय की इंतजार करें कि जब पेपर आएंगे तब हम कर लेंगे। नहीं बेटे, भले आपके पेपर अभी 2-3 महीने के बाद है, अगर अभी से थ्योरी को प्रिपेयर करोगे तो बेटे आप आने वाले दिनों में बढ़िया कर पाओगे। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, समय हमारा इंतजार जब समय हमारा इंतजार नहीं करता, जब समय हमारा इंतजार नहीं करता, तो हम समय का इंतजार क्यों करें? हम ऐसा क्यों कहें कि जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, जब ऐसा होगा तब कर लेंगे। नहीं बेटे, टाइम किसी का भी इंतजार नहीं कर रहा, तो आप क्यों समय की इंतजार कर रहे हैं? अभी करना है, अभी ये 50 लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है और लाइफ में आगे चले जाना है। तो आइए आइए, कमर कस लीजिए, आइए उत्तिष्ठा, खड़े हो जाइए दोस्तों। रजिस्टर निकालिए, थ्योरी का रजिस्टर। बेटे फेस टू फेस में कोई नहीं बनवाता रजिस्टर थ्योरी का, और आप बनाते भी नहीं है। बेटे भूपेश आनंद ने प्रैक्टिकल और थ्योरी के 2 रजिस्टर्स बनवाए कंपनी अकाउंट्स की क्लासेस में। तो बेटे थ्योरी का रजिस्टर खोलिए, जल्दी करेंगे बेटे। आज छोटा सा एक छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, थ्योरी रजिस्टर जरूर खोल लें, क्योंकि बेटे आज हम कुछ लिखेंगे, कुछ बातों को लिखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लिखकर याद करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बेटे बुक भी खोल लें, कंपनी अकाउंट्स की बुक जो मैंने आपको दी हुई है, पेज नंबर 462। बेटे पेज नंबर 462 अभी हम देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल का चैप्टर है, और आप प्रैक्टिस मैनुअल तो आप सभी के पास है। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन करें। आइए बेटे, हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम कामयाब होंगे। आइए उसी कामयाबी के लिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 12 आप प्लीज रजिस्टर में लिखें। मैं अभी दिखाऊंगा कौन सा है 12, लेकिन लिखें। what are different circumstances, what are different circumstances under which valuation of shares become necessary? आराम से बेटे, CS जून 2014 में आया था। What are the different circumstances? ऐसी कौन से circumstances होते हैं जहां पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है? बेटे हमारे कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स। सीए फाइनल में है, आईसीडब्ल्यू फाइनल में है, क्योंकि सीएस के फाइनल में अकाउंट्स नहीं है, तो उन्होंने 2 टॉपिक यहीं पर डाल दिए जो फाइनल लेवल के हैं। एक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स, और बेटे दूसरा टॉपिक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दोनों टॉपिक एक्चुअली में कहाँ है? सीएम में फाइनल और सीए फाइनल, लेकिन बेटे हम सीएस एग्जीक्यूटिव में इसको करेंगे।
बुक खोलिए ना बेटे, बुक खोलिए, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कहां पर इनको इंक्लूड किया है। मैं शॉर्ट नोट वाली बुक दिखाता हूं बेटे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स के कमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए। अभी निकल गया बेटा, अभी ये लीजिए, लीजिए बेटा, 12 नंबर आज हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स or circumstances, methods नहीं, what are different circumstances under which valuation of shares become necessary। ऐसे कौन से circumstances हैं जहां वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है, या नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बेटे ये भी आ सकता है। तो हम आज इस क्वेश्चन जून 2014 में जो आया था, जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ बेटे मैं चाहता हूं आप मेरी वाली बुक ओपन करें, पेज 459 है बेटे, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स। बेटे कंसेप्ट नंबर 2 चेक करते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की क्या जरूरत है। आज हम इसी नीड को देखें जो आपसे अभी पूछा, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। तो बेटे मैंने आपके लिए पहले से ही, जैसे आपको पता ही है, कंपनी अकाउंट्स को हमने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया। बेटे 15 कंसेप्ट कराए मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस में। यकीन ना हो तो आप YouTube के मेरे बाकी लेक्चर्स, प्रैक्टिकल लेक्चर्स चेक तो करें। बेटे स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर मैंने बड़ी सारी बातें लिखी हैं कि वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। वैल्यूएशन का एक कोर्स है जो बेटे CS इंस्टीट्यूट पोस्ट मेंबर्स को करा रहा है। मतलब आप जब मेंबर बन जाएंगे तो आपको एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन। मैंने तो कर लिया, मैं चाहता हूं कि आप भी करें बेटे, क्योंकि IFRS आ रही है और IFRS में वैल्यूएशन का रोल है। और वैल्यूएशन का अगर आप ये कर लेते हैं कोर्स, बेटे सोने पे सुहागा। लेकिन मैं आज आपको कुछ वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से आपने कमर सीधी करके सुनना है। बेटे वैल्यू का मतलब क्या होता है आज हम देखेंगे। आइए बेटे, बुक खोली क्या सभी ने? हैं जी, बुक खोली? बेटे बुक तो जरूर ओपन करनी है। आइए जी, मैं आपको बताऊं कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी ओपन कर लेने बेटे। मेरा पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखें, मेरा पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखें तो बेटे बेटे मैंने लिखा है व्हाट आर द नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। 93 में आया था, फिर जून 2014 में आया। ऐसा नहीं है बीच में ही 5 6 10 बार आ चुका है। बेटे मेरी बुक में क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, और प्रैक्टिकल तो कंसेप्ट के हिसाब से सब कुछ है ही। तो मैं इसलिए टाइम दिया मैंने कि आप प्लीज बुक ओपन कर लें। भले यहां लिखा है, मैं इसकी पहले चर्चा करूंगा। आपको जब लॉजिक समझ आ जाएगा ना बेटे शेयर्स का, वैल्यूएशन का, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा और हम कुछ लिखेंगे भी। आइए आइए हम 1 मिनट भगवान को थोड़ा सा याद करें, 1 मिनट के लिए।
आइए बेटे, हम शेयर्स की बातें करेंगे। मैं सारी चीजें मिनिमाइज कर रहा हूं। मैं अपनी होश में आपके सामने जून 2014 में जो क्वेश्चन आया था और भी बहुत बार आ चुका है न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में, मैं उसकी बातें करूंगा। बेटे मेरे को बताना है व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कि भाई शेयर्स की वैल्यू करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो मैं आप सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि बेटे आपने मेरे प्रैक्टिकल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल के प्रैक्टिकल अगर वीडियोस नहीं देखे, मैं मान के चल रहा हूं नहीं देखे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है बेटे, आप मुझे बताइए वैल्यू का मतलब क्या है। बेटे वैल्यू में और प्राइस में डिफरेंस होता है। वैल्यू अलग चीज है, प्राइस अलग चीज है। प्राइस का मतलब है, जैसे हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक चीज का मान लेते हैं एक चीज का मैक्सिमम रिटेल प्राइस कुछ भी है, एक्स रुपीज है। वैल्यू एक्स भी हो सकती है, वैल्यू एक्स से कम भी हो सकती है, वैल्यू एक्स से ज्यादा भी हो सकती है। वैल्यू का मतलब है बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all future benefits, present value of all future benefits, present value of all future benefits which can be derived, which can be derived, which can be derived by 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 purchasing that asset। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको ये कहने जा रहा हूं कि वैल्यू का मतलब होता है आप जो चीज खरीद लेंगे उस टोटल चीज का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, हाउ मच इज द टोटल बेनिफिट ऑफ दैट एसेट। उस टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स को हम वैल्यू कहते हैं। जैसे एक 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 फिरंगी, फिरंगी हाँ फिरंगी, फिरंगी मतलब इंग्लैंड से कोई आया और वो जुट के साथ हमारे देश में घूमने के लिए आया, बहुत सारे फिरंगी आए और वो राजस्थान घूमने जा रहे हैं बेटे, राजस्थान में घूमने जा रहे हैं। अचानक बेटे राजस्थान में जैसे वो घूम रहे थे तूफान आ गया, रेतीला तूफान, और उसमें से एक फिरंगी अपनी भीड़ से, अपने झुंड से, झुंड ऑफ फिरंगियों से अलग हो गया। इतना तूफान चला 2 घंटे तक कि वो व्यक्ति अपने भीड़ से अलग हो गया, किसी दूसरे रेगिस्तान में पहुंच गया। अब बेटे वो देख रहा है उसके सगे संबंधी नहीं है जो इंग्लैंड से आए थे, वो मैडम नहीं है, वो दोस्त नहीं है, ये तो घबरा गया। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बेटे उसको मिल ही नहीं रहे, दूर दूर तक वीराना ही वीराना है बेटे। अब तो इसने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, अब तो 5 दिन बीत गए। अब तो बेटे इसकी ऐसी हालत हो गई कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा, अब तो ये लेट गया बेटे, लेट गया। ऐसी हालत हो गई कि ये लेट गया, बस कभी कभी आंखें खुलती तो कहता पानी पानी पानी, लेकिन कौन सुनेगा आवाज, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन बेटे उस रेगिस्तान के उस तरफ एक गांव पड़ता था और इसी रेगिस्तान के उस तरफ एक और गांव पड़ता था, एक बंजारन, एक बंजारन, एक बंजारन उस गांव से इस गांव में आ रही थी और बीच में रेगिस्तान था। सुनना जरा ध्यान से सुनना, आपको वैल्यू का मतलब समझ आ जाएगा। बेटे उस बंजारन ने उस गांव से एक पानी की बिस्लरी की ठंडी बोतल खरीदी और अपने ऐसे हाथ में रखकर उस गांव से उस गांव जा रही है और बीच में ये रेगिस्तान पड़ता है और बीच में जहां पे रेगिस्तान में ये व्यक्ति अधमरा अधमरा पड़ा हुआ है, पानी 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 बोलता है। अब देखिए जी बंजारन इस रास्ते में जा रही है और ये बंजारन है मान लेते हैं, इसको दिखा कि एक व्यक्ति अधमरा सा है, बस मरने ही वाला है और वो पानी 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 बोलता है, कभी आंखें खुलती हैं कभी आंखें बंद हो जाती।
बेटे आप ये बताओ 25 रुपए की बोतल होगी बिस्लरी की पानी की, लेकिन अगर अगर ये इस अधमरे फिरंगी को बेचना चाहे तो मान लेते हैं उस फिरंगी के पास पांचों उंगलियों में अंगूठियां हैं, जैसे मैंने तीन अंगूठियां पहनी है, तो उसने पांचों अंगूठियां पहनी हुई है 5 उंगलियों में, मान लेते हैं। क्या लगता है अगर बंजारन चाहे तो 25 रुपए की बिस्लरी की बोतल वो पांचों अंगूठियों के बदले में एक्सचेंज कर सकती है या नहीं? क्या वो फिरंगी उसको पांचों अंगूठियां सोने की देने में दिक्कत करेगा या आराम से दे देगा? बेटे ठीक पहचाना आपने। उस समय उस पानी की बोतल का प्राइस तो 25 रुपए है, लेकिन बेटे उसको पीने से उसकी जान बच सकती है, उसकी वैल्यू वो 5 सोने की अंगूठियां हैं। बेटे आप बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कह रहा हूं वैल्यू एक अलग चीज होती है। वैल्यू का मतलब है आप उस चीज के जो खरीद रहे हो उससे टोटल बेनिफिट कितना उठा सकते हो, और प्राइस है जिस तरह में खरीदा। हाँ कई बार वैल्यू और प्राइस सेम होते हैं, लेकिन ज्यादातर वैल्यू प्राइस से ज्यादा होती है। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने एक सूट सिलवाया था सोने का, जिसमें कढ़ाई सोने के धागे से हुई थी, और कांग्रेस वालों ने बहुत शोर मचाया था। बेटे मान लेते हैं वो सूट 2-3 लाख का बना हुआ, लेकिन उस वजह से कांग्रेस ने शोर मचाया तो उस वजह से उस सूट की नीलामी कर दी गई, और कितने करोड़ रुपए का एक सूरत के व्यक्ति ने उसको खरीदा। अब मैं कह रहा हूं 3 लाख में तो वो बना, तो जितने में वो बना मैं कहता हूं वो तो उसका प्राइस है, लेकिन वो जितने में बिका उसका बेनिफिट जो है उस व्यक्ति को जिसने सूरत में जिसने खरीदा उसको बेनिफिट जो है उसने 3 करोड़ रुपए दिए। तो बेटे उस सूट की वैल्यू तो 3 करोड़ है, लेकिन उस सूट का प्राइस 3 लाख है, मान रहे हैं। तो मैं आपको आज इस एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। मैं इसके बाद अब ये कहना चाहता हूं बेटे वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो अभी अभी हमारे से जून 2014 में पूछा। बेटे थ्योरी को आपने बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखते हो, लॉन्ग पैराग्राफ में लिखते हो, नहीं लिखनी चाहिए। आपको थ्योरी हमेशा पॉइंट वाइज लिखनी चाहिए। अगर आपको पॉइंट्स नहीं दिख रहे तो आपको उसको स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप वहां पर कोई फ्लो चार्ट बना डालें। बेटे फ्लो चार्ट क्या होता है? ब्रांचेस बनानी होती हैं उस चीज को समझाने के लिए, कोई डायग्राम थोड़ी है बेटे, फ्लो चार्ट है, अपने मन से भी बना सकते हैं। होता क्या है जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सामने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है। और बेटे आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें। अब जैसे मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं उसको पॉइंट वाइज लिखूंगा। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को पॉइंट वाइज लिखने से क्या फायदा है। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहने जा रहा हूं कि बेटे शेयर 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 का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल of a company. It is a part of total value of the share capital of a company. उसको बोलते हैं बेटे शेयर। Shares can be of different types. As per Companies Act 2013, share can be equity shares और share can be preference shares. अमेरिका में equity shares को common stock बोलते हैं। अब आप ये बताइए जी, आपके पास बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स आपने देखे होंगे, आपके पिताजी ने, आपके पेरेंट्स ने, क्या पता शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी की हो, और क्या पता आपने भी की हो। आप ये बताइए इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो बेटे इक्विटी शेयर्स दो कंपनीज के हो सकते हैं। एक तो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, मतलब उनके शेयर्स उस एक्सचेंज के थ्रू खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो बेटे इसका एमपीएस तो वहां पर आ ही रहा है, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से इफेक्ट हो रहा है।
तो मैं कहूंगा जो मार्केट प्राइस लिस्टेड कंपनीज का एक्सचेंज में है उसको तो हम कहेंगे इट इज इट इज इट इज इट इज द वैल्यू ऑफ दैट शेयर। लेकिन बेटे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अनलिस्टेड होती हैं, those companies which are unlisted companies। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटे, कुछ कंपनीज अनलिस्टेड होती हैं जो लिस्ट नहीं होती, जैसे प्राइवेट कंपनीज, इवन पब्लिक कंपनीज भी बहुत सारी लिस्टेड नहीं है। तो बेटे इनके जब हम शेयर्स खरीदेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, आप बताइए, जब हम बाय करेंगे या सेल करेंगे तो बेटे कुछ वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटे पहली नेसेसिटी ये बन सकती है, इफ यू वांट टू परचेज और सेल शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड, जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है। आपको मालूम है कि बेटे एक चैप्टर है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसको परचेज कंसिडरेशन पे करती है, और परचेज कंसिडरेशन में बेटे स्वैप रेशियो के बेसिस में नंबर ऑफ शेयर्स आदान प्रदान होते हैं, और बेटे उस समय हमें वैल्यू ऑफ शेयर की जरूरत पड़ती है। आपको याद है आपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस में कई बार स्वैप रेशियो निकाली थी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, नहीं याद, भूल गए, ढीले ढीले बैठे ना बेटे इसलिए भूल गए। कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो। आज नहाए नहीं बेटे, आज ऐसे ही बैठे तभी विद्या नहीं आ रही बेटे, कमर सीधी करो और ईमानदारी से सुनो। आप को मैं दूसरा नेसेसिटी या दूसरी नीड बताने जा रहा हूं कि व्हाई वी वैल्यू शेयर्स। बेटे अमेलगमेशन, एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन, एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमेलगमेशन के समय, एब्जॉर्प्शन के समय, रिकंस्ट्रक्शन के समय, बेटे उन सभी के लिए वी रिक्वायर कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू के ऊपर ही परचेज कंसीडरेशन की स्वैप रेशियो डिसाइड होती है। तो मैं आपको दो नीड्स बता चुका हूं, तीसरी नीड अभी लिखेंगे बेटे, अभी लिखेंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहली बताई नॉन लिस्टेड, फिर दूसरी बताई अमेलगमेशन, तीसरी बता रहा हूं बेटे, कई बार हमारी असेसमेंट होती है, असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स स्लैश वेल्थ टैक्स। बेटे इनकम टैक्स में और वेल्थ टैक्स में असेसमेंट होती है बेटे, स्क्रूटनी होती है। उस समय हमारी वेल्थ कितनी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो at that time also there is a requirement to calculate the value of share, there is a need to calculate the value of share। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसी कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर there is a necessity or there is a need to value shares। तो बेटे मैंने पहला बताया नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज में, दूसरा बताया अमेलगमेशन में, तीसरा मैंने अभी अभी बताया इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के पर्पस में। बेटे आपको पता है अमेलगमेशन दो तरह की होती है, एक मर्जर और एक परचेज। बेटे मर्जर में और परचेज में डिफरेंस है 5 कंडीशंस का। एक कंडीशन है जो यहाँ पे रेलेवेंट है, at least 90% of the shareholders of vendor company should become shareholders of purchasing company। इसका मतलब 10% डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं। अब मान लेते हैं एक कंपनी अमेलगमेट कर रही है और 10% शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग है, जो ये कह रहे हैं जी हम अमेलगमेशन में सहमत नहीं है, हमें पैसे वापस दे दो। तो बेटे जब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो मैं ये कहता हूं एट दैट टाइम ऑल्सो देयर इज अ नीड
टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। तो मैं आपके हिंट के लिए लिख रहा हूं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। बेटे बेटे कई बार हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए। आपको मालूम है कि आपके पास शेयर्स हो, जब आप किसी कहीं बैंक में लोन लेने जाएं तो आपको कुछ एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। अब रामलाल को लोन लेना था, अब रामलाल के पास शेयर्स पड़े हैं। अब शेयर्स की कितनी वैल्यू है, क्योंकि लोन कितने का देंगे उसके अगेंस्ट आप सिक्योरिटी कितने रुपए की दे रहे हैं, ये मैटर करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ लोन जो दिया जाता है इट मैटर्स। और हम ये कह रहे हैं कि जो लोन का जो अमाउंट है उसकी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी कई बार वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैलकुलेट होती है। उस समय भी शेयर्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो देयर कैन बी 8-9 सर्कमस्टेंसेस, 8-9 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं वेयर देयर इज अ नीड टू वैल्यू शेयर्स। तो आइए बेटे, मुझे पता है मैंने ये रजिस्टर में ये मैंने बेटे बुक में लिखे हुए हैं, बट मेरा दिल रखने के लिए आप प्लीज रजिस्टर तो खोल ही चुके हैं बेटे, 4-5-6 बातें लिख लेंगे ना तो आपके दिमाग में चली जाएंगी। बेटे कई बार क्या होता है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली करते नहीं है ना तब तक वो अंदर नहीं जाता। तो मैं भूपेश आनंद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी आराम से रजिस्टर में एक पेज का काम है, लिख लें, फिर बुक से देख लेंगे, आप ज्यादा पक्का हो जाएगा। बार बार थोड़ी पेपर देने हैं, एक बार 80 से प्लस ले आओ, काम ही खत्म हो, गंगा नहा लो, लिखो। What are different circumstances? What are different circumstances under which valuation of shares become necessary? ऐसे कौन से circumstances हैं जहां वैल्यू ऑफ शेयर्स नेसेसरी हो जाती है? और मैं इसको इस तरह से कहूं, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन लिखे बेटे, लिख लें। जून 2014। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। मुझे मालूम है कि आप मेरे हो बेटे, अपने तो अपने ही होते हैं। आप ये 7-8 पॉइंट लिख लें, फिर बुक से लिख लेंगे बेटे, 5-6 यहाँ लिखे हैं, थोड़ा पक्का हो जाएगा, थोड़ी आदत पड़ जाएगी मेरे लाल। चलो चलो बेटे, जो नहीं लिखेगा ना उसको आज रात को नींद अच्छी नहीं आने वाली, ये बात समझ लेना। तो लिखें नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर एज फॉलोस। मतलब ये नीड्स है बेटे शेयर्स के लिए। नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज एज फॉलोस। रोमन 1, for assessment under wealth tax and income tax। बेटे इनकम टैक्स में और वेल्थ टैक्स में असेसमेंट के लिए आपकी जब स्क्रूटनी होती है, वहां की असेसमेंट के लिए आपको शेयर्स की वैल्यू करानी पड़ती है। तो पहला पर्पस, पहली नीड, पहली नेसेसिटी, पहली रिक्वायरमेंट फॉर assessment under wealth tax and income tax, when unlisted shares are to be bought and sold। second, when unlisted shares are to be bought and sold, जब unlisted shares को खरीदा और बेचा जाता है। थर्ड पॉइंट, when shareholders want to take loan। बेटे जब शेयर होल्डर्स को लोन लेना पड़ता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को गिरवी रखकर जब वो लोन लेते हैं तो हम कहते हैं व्हेन शेयर होल्डर्स वांट टू टेक लोन अगेंस्ट द शेयर्स। रोमन 4 में आ जाएंगे। Formulation of schemes of amalgamation or absorption।
बेटे फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ अमेलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से अमेलगमेट होती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से अमेलगमेट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो बेटे उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो नीड 5, एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, अभी बताया था मर्जर परचेज डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का जब आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। रोमन्स 6, व्हेन शेयर्स ऑफ वन क्लास, when shares of one class to be converted into shares of another class, कई बार कंपनी एक क्लास के शेयर्स बंद करके दूसरे क्लास में कन्वर्ट करती है, देती है, तो बेटे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। 7th पॉइंट बट नॉट द लास्ट, बेटे बाकी हम बुक से देखेंगे, पहले 7 तक तो लिखें, 7 तक लिखा। परचेज ऑफ शेयर्स बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी where the retention of shares is limited to the period of their employment। बेटे कई बार ESOPs के थ्रू हम एम्प्लॉइज को अपने पास बांधने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड है, लिख लें पहले। आइए जी बुक को एक बार खोल लेते हैं बेटे, जो मैंने बुक दी अभी प्रैक्टिस मैनुअल की बारी है, अभी देखेंगे बेटे। प्रैक्टिस मैनुअल आप भले बाहर निकाल लीजिए, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप अभी बुक को ओपन करें। ये बेटे पहला क्वेश्चन देखिए, द नेसेसिटी, एक बच्चा खुश हो रहा है, वो कहता है मैंने लिखा नहीं अच्छा हुआ क्योंकि लिखा हुआ था, लेकिन वो बेवकूफ है, उसके 6 महीने और लगेंगे, क्योंकि उसको पता है ये आएगा, आसान है, लेकिन वो करा नहीं होगा तो उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिन बच्चों ने अभी लिख लिया है। बेटे कई बार मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं उस क्वेश्चन को लिख सकता था नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कर लूंगा, नहीं कर पाया। तो बेटे समझदार बच्चे कौन होते हैं? जो उसी समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो बेटे पहली नेसेसिटी लिखी है अमेलगमेशन, तो आप अमेलगमेशन को अंडरलाइन कर दीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अमेलगमेशन, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बेटे प्राइवेट कंपनीज, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है जी, ठीक है जी। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन, यहां पे कीवर्ड है कन्वर्जन, तो मैं जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट कर रहा हूं। रेजिंग अ लोन, बेटे जब आप लोन लेते, ठीक है जी। परचेज ऑफ शेयर्स बाय द एम्प्लॉइज, बेटे जब एम्प्लॉइज के लिए होता है। अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन, बेटे आपके 9-10 एरियाज हैं वेयर देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटे मेरी एक बस एक क्या बोलूं बेटे, मैं एक मेरी इच्छा है कि मैं आप सब तक पहुंचूं, क्योंकि आप थ्योरी नहीं कर रहे इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो मेरी बेटे अंदर से इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग, ये बच्चे पास हो जाएं, और बेटे उसके लिए थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने 50 लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, आप अगर देखेंगे तो बेटे मुझे तो अच्छा ही लगेगा, और मैं क्या कहूँ। मैं भूपेश आनंद बस इन्हीं बातों से आज आपसे अलविदा लेता हूं।